सोल बजे पार्टी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लिए आए एक और नई वीडियो, ठीक है। और इन शॉर्ट बात करने वाले हैं हम, ठीक है। ज़्यादा आपसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये विद इन थोड़ा सा देखो यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसलिए मैंने इसको आपके लिए शॉर्ट में लेके आया हूँ, ठीक है। बुक के अंदर आप देखोगे तो बुक के अंदर आपको कुछ पल्ले नहीं बढ़ने वाला है। और उसमें टोटली फारसी लिखी हुई है जो कि टोटली रिलेटेड नहीं है टॉपिक के। देखो रीबिल्ड क्या होता है कि अपने को ना प्रोग्राम जो है वो बनाना है, फिर से बनाना है। किसका प्रोग्राम? सर एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो ये बुक में तो पता नहीं क्या उन्होंने मतलब ऐसे अपनी कोई स्टोरी लिखी हुई है उसमें, कुछ बच्चों के मुझे लगता नहीं किसी को पता चला होगा कि क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाहते हैं। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ना एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो उसको कैसे बनाएंगे, हाउ टू रीबिल्ड। तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब भी अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं हमें। हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो करिकुलम के अंदर ऐड करनी होती हैं। हमें कुछ कमेटीज़ के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, कुछ एजेंसीज़ के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, रिसर्च होती है, फिर जाके कहीं प्रोग्राम बनता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है, क्या उसको हम ऐसे ही डाल देंगे? जैसे अभी कोविड है, कोविड आया, ठीक है। तो आपने देखा कोविड आया, तो अभी ना कोविड का भी टॉपिक जो है वो अंदर आ जाएगा, मतलब सिलेबस के अंदर या करिकुलम के अंदर ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो रिसर्च वगैरह होने के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो देखो, रिबिल्डिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब एक ब्रॉड अप्रोच चाहिए। मतलब इसमें बहुत सारे रिसर्च पर्पसेस होते हैं, या बहुत सारे जो है वो क्रॉस रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ये सिंगल या एक सोल टास्क नहीं है या सिंपल टास्क नहीं है, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है दैट एड्रेसेस दी स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब जो एड्रेस करता है, एड्रेस में जो उसके बारे में दर्शाता है, किसके बारे में, जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर विशेष जो ज़रूरतें हैं और जो जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, रुकावटें हैं, या फिर जो भी वो उनको फेस कर रहे हैं वो दिक्कतें कि कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो उनके बारे में जो है बताता है हमें, ठीक है। समझ आ रही है आपको? यानी उनको एड्रेस करता है, ठीक है। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या क्या आ सकता है, फ्लड आ सकता है, समझ आ रही, ये वाला डिजास्टर आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो उन्हीं के रिलेटेड जो है वो बताता है, ठीक है। तो उसी को डेवलप करना हमें कि हम जो है वो डिज़ास्टर जो भी आ रहे हैं उनके बारे में समझना, उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा एक डिजास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ना कुछ फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा होता है कि कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट आर एज। इन्होंने देखा पहले कि असेसमेंट करो ऑफ नीड एंड रिस्क। असेसमेंट मीन पता लगाओ कि क्या ज़रूरत है और रिस्क क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंडक्ट करते हैं हम लोग कंप्रिहेंसिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं, यानी एक खोज करते हैं पहले, ठीक है। असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हजार्ड्स एंड, ये फिर से गलत लिख दिया स्पेलिंग में, VULNERABILITS नहीं, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा मैं गलत लिख दिया, तो ये ठीक है। फेस्ड बाई कम्युनिटी, मतलब जो भी स्पेसिफिक हजार्ड है या जो भी दिक्कतें कम्युनिटी फेस कर रही है, ठीक है, उनको उनका पता लगाना, ठीक है, किससे? रिसर्च करके। तो एक कंप्रिहेंसिव रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो वाले टॉपिक जो है वो सिलेबस के अंदर डालते हैं। अननेसेसरी क्यों डालने? समझ आ रही है आपको? फिर देखो कंसीडर फैक्टर, तो कुछ फैक्टर भी मानने हैं हमें। जैसे असेसमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे जियोग्राफिकल, जैसे लोकेशन कहाँ पे है, समझ आ रही, पहाड़ पे है, प्लेन में है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी वहाँ भी वो भी पता करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखना। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेमवर्क होता है कि जब भी हम भी कोई प्रोग्राम डिसाइड करना होता है तो उसके लिए हमें पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि हमें ये टॉपिक डालने हैं उस प्रोग्राम के अंदर। समझ आ रही ना आपको? अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहता है कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होनी चाहिए। मतलब हमें जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हमें ना सारे लोगों से जो है वो मिलके काम करना है अपने को। जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, ठीक है, एडुकेटर्स हो गए, कम्युनिटी लीडर्स हो गए, इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। सबकी राय लेनी चाहिए, हमें सभी की आइडियाज़ लेने चाहिए। अब देखो करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम करिकुलम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या डालेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है डिजाइन ए करिकुलम दैट कवर्स इसेंशियल टॉपिक्स रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब ऐसा करिकुलम, ऐसी पाठ्यचर्या जो है वो आपको उसका विकास करना है या बनानी है आपको, जिसके अंदर इसेंशियल जो भी जरूरी टॉपिक है रिलेटेड टू किससे, आपदा प्रबंधन से, वो हमें ऐड करने हैं। जैसे डिजास्टर क्या होता है, इसके अलग अलग जो प्रकार होते हैं इनके बारे में, रिस्क असेसमेंट यानी रिस्क का पता करना, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज उपाय कर सकते हैं हम, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, इनके बारे में भी लिखना, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर अप होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, ताकि बच्चा ये सारी चीज़ें सीख पाए। फर्स्ट एड एंड, ये वही आ गया क्या लिखा है, मेडिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या मेडिकल रिस्पॉन्स,
मतलब फर्स्ट एड और मेडिकल रिस्पॉन्स के बारे में भी बच्चों को फुल जानकारी होनी, जैसे CPR पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, तो कैसे देना है CPR, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को जो है वो सिखाना। अब सर्च एंड रेस्क्यू टेक्निक्स, कौन कौन सी हम टेक्निक यूज़ करेंगे, या जब हम सर्च करते हैं, जैसे कहीं भी आपदा आ गई तो वहाँ पे सर्च भी तो होती है ना, कहीं कुछ दबा तो नहीं है, कोई दब तो नहीं गया नीचे, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी, ठीक है, तो ये सारी करिकुलम के अंदर ऐड होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया जैसे, ठीक है, तो इसके बारे में भी वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, या बच्चे या जो भी क्या बोलते हैं उसको हम, इफेक्टेड जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, उसके जो भी इंडिविजुअल है, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये भी वहाँ पे लिखा होना चाहिए, कहाँ पे, करिकुलम के अंदर, कि हम इस तरीके से जो है उनको साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तौर से हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब हमें ऐसी चीज़ें ऐड करनी है प्रोग्राम के अंदर जिससे बच्चा जो है वो क्या करे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखे, हैंड ऑन एक्टिविटी करके सीखे। तो वही लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस इंटरेक्टिव एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज़ आर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस टेक्निक्स इन करिकुलम टू इन्हांस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। वही आ गया, जैसे रोल प्लेइंग हो गया, ठीक है, केस स्टडीज़, फील्ड ट्रिप करा दो बच्चों को, फील्ड पे लेके जाओ, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें रियलिटी में उनको दिखाओ, ठीक है, बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तो मतलब इस प्रकार से हमें प्रोग्राम डेवलप करना है। अब देखो टेलर्ड अप्रोच होनी चाहिए। टेलर अप्रोच क्या होता है, टेलर मीन्स बुनना, एक टाइप का ऐसा हो गया, ठीक है। टेलर क्या होता है, दर्जी होता है, सीता है वो कपड़े, तो मतलब जोड़ जोड़ के। इनका कहने का मतलब ये था कि जब भी हमें कोई करिकुलम डिज़ाइन करना है तो बच्चे की नीड के हिसाब से करना, बस इतना याद रखना, नीड के हिसाब से, और लेवल क्या है लर्नर का, समझ आई। तो ये इसका फ्रेमवर्क आ गया। पॉइंट नंबर 5 6 देखो यहाँ पे, कम्युनिटी आउटरीच एंड अवेयरनेस है, मतलब हमें ना बाहर भी जाना है। जब भी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं प्रोग्राम बनाने की, तो हमें ना पहली बात तो बाहर भी जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो पब्लिक लॉन्च करो, ठीक है, लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, और प्रमोट करो इंपॉर्टेंस क्या है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, ठीक है, एंड इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब उनको भी बढ़ावा दो, जो समुदाय है कि उनको भी बढ़ावा देना है कि आप भी जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लो, तो उससे भी उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स है, वो सारी डेवलप होंगी, ठीक है, अवेयरनेस जागेगी। और सोशल मीडिया हो गया, जैसे आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमें जो है उस प्रोग्राम के अंदर सर्टन प्रोविज़न होनी चाहिए, ठीक है, कि सर्टन प्रोविज़न होनी चाहिए रिलेटेड टू ट्रेनिंग। अब इसमें टीचर की ट्रेनिंग हो सकती है, स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो सकती है, वॉलंटियर की ट्रेनिंग हो सकती है, समझ आ रही है ना आपको। तो ये देखो, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एडुकेटर्स, एमरजेंसी एंड कम्युनिटी वॉलंटियर जो होते हैं, टू इन्हांस देयर नॉलेज एंड स्किल इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब ताकि वो प्रॉपरली जो है वो यानी अप टू डेट कर दो उनको, अप टू डेट कर दो, समझ आ रही है उनको। और उसके बाद इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, तो मतलब हमें जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो वैल्यूएट भी करते रहना है अपना जो प्रोग्राम है, कि कितना इफेक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है। समझ आई आपको, देखो ये लिखा है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू सर्वे, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट, इनसे हमें वो है इवैल्यूएशन करना चाहिए उसका कंटिन्यूसली। हमें देखना है कि जो हमारा प्रोग्राम हमने बनाया है क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, समझ आई। अब देखो पार्टनरशिप एंड कोलाब्रेशन, मतलब हमें ना जैसे कोई नॉन गवर्नमेंटल फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ पार्टनरशिप कर लो ताकि हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, समझ आ रही ना आपको। तो यहाँ पे एनजीओ के साथ आप कर सकते हो, ये लिखा हुआ देखो, मेक पार्टनरशिप विद लोकल एजेंसीज, एनजीओ, बिजनेस और दूसरे जो स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स मिलें, ठीक है, कुछ रिसोर्सेस मिलें, जिससे क्या हो, सपोर्ट फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम, समझ आई। एंड प्रमोट करें कोलाब्रेशन फॉर सस्टेनेबल अप्रोच एंड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन, वही आ गया, मस्त तरीके से जो है वो हमारा दृष्टिकोण से चीज़ें चलें, समझ आई। कोलाब्रेशन वही आ गया, सहयोगी एकदम, मतलब आपस में मिलजुल के, समझ आई। अब देखो ये फॉलोइंग अगर फ्रेमवर्क हम अपनाते हैं, अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं वेरियस इनपुट जैसे एक्सपर्ट मिल रहे थे हमें, ठीक है, हम रिसर्च कर रहे थे, तो ऐसे तो नहीं वो बनता ना करिकुलम, या ऐसे तो नहीं कोई कोर्स डिज़ाइन होता। कोर्स डिज़ाइन करने के लिए पहले रिसर्च होती है, असेसमेंट होती है कि जो हम टॉपिक ले रहे हैं कि ये टॉपिक रेलिवेंट भी है कि नहीं है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर कहीं पर वो टॉपिक ऐड होता है। तो वही लिखा है कि बाई फॉलोइंग दिस फ्रेमवर्क एंड इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस इनपुट्स फ्राम कम्युनिटी से, स्टेक होल्डर से, एक्सपर्ट से, यू कैन बिल्ड अ साउंड जो है वो हम एजुकेशन से जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसको बना सकते हैं, ठीक है, जो कि इक्विप करता है इंडिविजुअल को, ठीक है, एंड कम्युनिटी को विद नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, रेजिलेंस नीडेड टू मिटिगेट रिस्क एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिजास्टर, मतलब उनके अंदर ये सारे कौशल विकसित करता है बच्चों के अंदर, या जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनके अंदर ज्ञान अर्जित करता है, कौशल अर्जित करता है, रेजिलेंस नीडेड जो मिटिगेट करने के लिए जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि हम जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का उसको कम कर पाएँ, तो वो सारी इनकलकेट करना, ठीक है, उनकी जो है इनके अंदर आपूर्ति करना, भरना इनके अंदर, ठीक है।
तो ये इसका भी क्या आ जाएगा कि ऐसा हमारा जो है वो प्रोग्राम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ लिख रखा है नीचे कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों इंस्टीट्यूट जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपने देखा होगा, अगर इग्नो से करोगे तो ईवीएस कंपलसरी सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो वहाँ से हमें ये चलता है पता कि कहीं ना कहीं AECC करके होता है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स करके होता है वो, और आप सबने देखा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्किल होता है, शायद नहीं AECC होता है वो, इग्नो के अंदर AECC होता है, कॉलेज के अंदर स्किल होता है वो। ठीक है, तो देखो फॉर्मल वही आ गया जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यानी प्रॉपर सेटअप के अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज अवेयरनेस स्किल। और नॉन फॉर्मल मतलब जो क्या होती है अनकॉन्शियसली इनफॉर्मली, मतलब इसमें कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिली, तो वो भी एक है, तो आप एजुकेशन ले रहे हो ना वहाँ से भी, लेकिन है क्या नॉन फॉर्मल, या आप बोल सकते हो इसको इनफॉर्मल। तो ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे डिस्टेंस। और अगर ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में सीखने को चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें ना थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाती हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाती बच्चे को। तो इसीलिए सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट IDMP को कंपलसरी कर दो UG और PG लेवल पे। और IDMP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, समझ आई। तो इन्होंने बोला कि इसको कंपलसरी कर दो, ठीक है। और PG स्टूडेंट या UG स्टूडेंट को हमें इनको पढ़ाना है एंड विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, और हमारे ये उद्देश्य होने चाहिए। हमें पहली बात तो इंश्योर करना है कि हमें बच्चों के अंदर जो है वो जागरूकता उत्पन्न करनी है किसके ऊपर, डिज़ास्टर के ऊपर, और नेचर कैसे है, टाइप्स कितने होते हैं डिज़ास्टर के, मैनेजमेंट ऑफ 3 फेसेस जो होते हैं डिज़ास्टर के, प्री और ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिज़ास्टर, समझ आई। तो उनके बारे में भी कैसे मैनेजमेंट करना है उनका, तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान क्या होगा हमारा, यानी अगर डिज़ास्टर हो जाता है, अक्कर कर जाता है, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा, उसको मैनेज कैसे करेंगे, समझ आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे प्रबंधन कैसे करेंगे उसका। अब देखो ट्रेनिंग इन रेस्क्यू ऑपरेशन में, मतलब जब हम ये प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बच्चों को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के रिलेटेड भी ट्रेनिंग देनी है, कि जैसे कोई फंस गया उसको कैसे रेस्क्यू करना है, समझ आई। क्या लिखा है, प्रैक्टिसिंग, हाँ प्रैक्टिसिंग एवैक्यूएशन ड्रिल्स, ठीक है। तो मतलब वही आ गया एवैक्यूएशन ड्रिल्स, जैसे किसी को वहाँ से उठाना है, ठीक है, उसको वहाँ से निकालना है, तो उसके रिलेटेड भी जो है वो बच्चों को ड्रिल्स जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझ आई। और प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स आगे, ठीक है, कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से सेफ्टी मेजर हमें अपनाने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रॉपर है हेडलाइट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट पहनो, है ना, ऐसे करके ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, शूज़ होने चाहिए लॉन्ग आपके पास, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ और डिजीज़ क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ होता है जहाँ पे आप काम करते हो, जैसे आप देखते हो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बंदे काम करते हैं, उनको लंग्स में दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ये होगी हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स ये सॉरी डिजीज़ हो गई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की सीमेंट की वजह से। हेल्थ मतलब जो मतलब जिस भी आप कंपनी के अंदर या कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्वास्थ्य कैसा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, तो इसके बारे में बच्चों को सिखाना। एंड हैंडलिंग ऑफ मेडिकल एमरजेंसीज, जैसे प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना, और CPR मैंने आपको बताया था। और इसी के साथ आपका जो ख़त्म हो जाता है टॉपिक, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने पॉइंट बताए ना, बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या रहेगा सर वो अपना ना ऐसे रहेगा, अपने को रीबिल्ड लिखना है यहाँ पे, रीबिल्ड क्या रीबिल्ड कर रहे थे हम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो था वो ऐसे करके, तो रीबिल्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर इसके सारे चारों और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो लिखोगे, और ये एक आप स्पाइडर मैप जो है वो बना के आओगे, समझ आई। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है ना वो अट्रैक्टिव होगा, और एक पेज के अंदर आपका ये मैप बन जाएगा, ठीक है, तो बोनस पॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, सिंपल मैंने साधारण भाषा के अंदर चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अगर बुक से आप देखोगे तो मेरे को नहीं लगता किसी को वहाँ से पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट एंड हैव अ गुड डे।